हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम लोग 2000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यूज भी हैं और आपके एग्जामिनेशन के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो 2000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपका साइंस स्पेशल का ये बैच चल रहा है, जिसमें आपको जिसकी प्राइस है 999 रुपीज, जिसमें आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की क्लासेस प्लस पीवाईक्यू की क्लासेस प्लस आपको लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लाइव लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आफ्टर क्लास आपको तुरंत ही पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको डाउट सेशन मिलता है। 24/7 आपको डाउट क्लास मिल रही है, जिसको कि आप परचेज कर सकते हैं। ये बैच जो है वो 999 रुपीज की है, लेकिन अभी कृष्ण जन्माष्टमी तक हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो ये बैच सिर्फ आपको 99 रुपीज में मिल रही है, यानी 99 रुपीज में मिल रही है। तो सबसे अफोर्डेबल बैच है ये, आप जरूर परचेज करें और अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में यह विषय है अणुओं में अधिकतम आकर्षण बल होता है। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स हैव द मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स। मॉलिक्यूल्स के पास मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स कब होता है? यानी मॉलिक्यूल्स पास पास बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। तो किसमें होता है? तो आप स्टेट्स देख रहे होंगे, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्योंकि सॉलिड रिजिड होता है। मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, इनका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सबस्टांस। सबस्टांस के रिस्पेक्ट में अगर माने तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? तो लिखा हुआ है इनके बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है पदार्थ के कण में। तो अभी हमने पढ़ा कि अट्रैक्शन फोर्स तो होता है भाई, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है? पास पास है। और क्यों पास है? अट्रैक्शन के चलते ना, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के चलते। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के चलते ही तो वो पास पास है। और ये बिल्कुल सॉलिड्स में बिल्कुल पास होंगे, लिक्विड में इनके कंपैरिजन में कौन कम होगा, और गैस में बिल्कुल ही अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल कम होगा। ओके, नहीं होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल ही कम होगा, क्योंकि गैस मूवेबल है, डिफ्यूज हो जाती है आसानी से। ठीक, तो पहला आंसर तो हमको गलत दिख रहा है भाई, मेरे हिसाब से तो पहला ही होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट ऑप्शंस जो है उनकी तरफ भी हम लोग चलते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया है पदार्थ के कण निरंतर किसमें गति करते हैं? द्रव्य और हवा। किसमें गति करते हैं? द्रव्य और हवा, यानी फ्लूइड और एयर में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, तो ये तो सही है, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो ये भी सही है। देयर इज एन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी होता है गैसेस में सबसे ज्यादा, देन लिक्विड में एंड देन सॉलिड में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है नॉट करेक्ट, बट कितने लोग होंगे करेक्ट पढ़ के और आंसर गलत लगा देंगे? तो करेक्ट तो 3 है कि नहीं? बात है कि नहीं? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। ये स्लाइड खाली है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ऑफ सॉलिड। कौन सा इसमें से ट्रू है अगर हम सॉलिड की बात करें? तो सॉलिड की अगर बात करें, यहाँ पे लिख लीजिए, सॉलिड की अगर बात करें तो कौन सा ट्रू है? वे दे मूव रेंडमली, मतलब वो रैंडम मोशन करते हैं। सॉलिड क्या रैंडम मोशन करते हैं? तो इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। ट्रू बताना है। देयर आर लार्ज गैप्स बिटवीन देम, इनके बीच क्या लार्ज गैप होता है? नहीं, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास होते हैं। मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस एकदम इनमें बहुत कम होता है। फिर है दे आर कन्फिगर्ड इन अ सिमेट्रिक मैनर। यस, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सिमेट्रिक मैनर में ये व्यवस्थित होते हैं। लिखा है वे एक व्यवस्थित तरीके से कन्फिगर किए जाते हैं। जब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना,
जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो सॉलिड स्टेट में आपको अलग अलग आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, हेक्सागोनल, टेट्राहेड्रल। तो आपको पता चलेगा कि हर सॉलिड का अपना एक आइडेंटिटी है, अपना एक शेप साइज है, ठीक है, हर सॉलिड। इवन एक NaCl का हम पार्टिकल ले लेते हैं तो वो भी हमें अपना एक शेप साइज उसका होता है। एक NaCl का पार्टिकल ले लेते हैं जो कि सॉलिड है, या एक शुगर का पार्टिकल ले लेते हैं सॉलिड है, तो उसका एक अपना शेप साइज है। तो आपको ये सॉलिड स्टेट में पढ़ने को मिलता है। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस देखते होंगे जो हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, आप वहां से परचेज करके उसे देख सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट वीडियो आपकी रोज क्लासेस आने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं रही हैं वैज्ञानिकों द्वारा अब तक निर्धारित। मतलब वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित पदार्थ की कितनी अवस्थाएं रही हैं। तो बहुत लोग होंगे इसमें से बुद्धिमान, वो क्या करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे 2, 5, 4, 3, और उनको लगेगा तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ही तो 3 अवस्थाएं होती हैं, वो फटाफट लगा के चले जाएंगे, ठीक है, और फिर नंबर उनका माइनस मार्किंग हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या रहा है, और क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप, मतलब ये सब क्वेश्चन होता है ना, वो काफी चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम चांस है कि रिपीट होगा, क्योंकि केमिस्ट्री शुरू ही यहीं से हो रही है कि नहीं। तो देखिए क्या है कि पदार्थ की कितनी आवश्यकताएं हैं, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आप सभी जानते हैं। उसके अलावा 2 और स्टेट हैं, एक होता है प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, एंड नेक्स्ट होता है बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठीक है, ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या है कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। पहला है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। एक बार क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है। तो वो, अभी आप अगर BHU जाएंगे कभी तो वहां देखेंगे कि BHU IIT में एक हॉस्टल है, वो उन्हीं के नाम से बना हुआ है, सत्येंद्र नाथ बॉस हॉस्टल, ठीक है, उसका बॉस हॉस्टल भी बोलते हैं, ठीक है, IIT का हॉस्टल है ये, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो सत्येंद्र नाथ बॉस थे, उन्होंने 5th स्टेट ऑफ मैटर को खोजा है, यानी बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट जिसको बोलते हैं, उसको ढूंढा, लेकिन ये इंडिया के थे, ठीक है। तो इनकी बात हल्के में ले ली गई कि भाई अरे ऐसे ही कुछ खोज दिया होगा, ऐसा होता ही नहीं है। लोग तो भाई रिजिड है ना, वो मानना चाहते हैं कि 3 ही स्टेट होता है, हम तो 3 ही स्टेट मानेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, 5वां स्टेट भी होता है, ठीक, आयनाइज्ड फॉर्म में होता है। तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, तो बहुत थक हार गए, ये नहीं कोई माना इनकी बात। तो ये क्या किए कि एक एक कागज में अपनी बात लिख दिए, मतलब अपना जो ये ढूंढे थे 5th स्टेट ऑफ मैटर, उसको लिख दिए कागज में, और उसके बाद ये आइंस्टाइन को भेज दिए। तो जब आइंस्टाइन ने उसको पढ़ा तो आइंस्टाइन को लगा कि बहुत तगड़ी चीज ढूंढा है भाई बंदा, इंडिया का है, ठीक है। तो जो आइंस्टाइन थे, उन्होंने इसको नाम दिया बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ईमानदार फिर भी आइंस्टाइन थे, बॉस का नाम लिखा आगे, कि ढूंढा तो उन्होंने ही बॉस, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, ख, यानी 5th स्टेट ऑफ मैटर, 5 स्टेट होते हैं मैटर के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रसार में अत्यधिक तीव्रता में होता है, मतलब डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन किस में अत्यधिक तीव्रता में होता है, तो भाई डिफ्यूज करना है, उनको फैलना है, तो फैलते कौन है, गैस फैलते हैं। आप क्या करेंगे, एक रूम में एक परफ्यूम स्प्रे कर दीजिए, एक रूम में एक परफ्यूम स्प्रे कर दीजिए, कुछ देर में देखेंगे आप पूरे रूम में उसकी स्मेल रहेगी। क्यों रहती है, क्योंकि वो डिफ्यूज कर सकते हैं आसानी से, तो वो गैस होते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यदि अमोनिया एक गैस है तो कपूर क्या है। भाई अमोनिया एक गैस है अगर, ठीक, अमोनिया गैस है, तो कपूर क्या है, कपूर क्या है, तो कपूर हमको कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का सॉलिड दिखता है, तो सॉलिड ही है वो, सॉलिड ही है वो, ठीक। अरे सॉरी, सॉलिड ही है वो, ओके। एक मिनट रुक जाइए, अलग से लग गया है, वो क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉलिड है। और सेमी सॉलिड तो हो नहीं सकता है,
सेमी सॉलिड तो हो नहीं सकता है, जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टी हो, वो सॉलिड सेमी सॉलिड होते हैं। गैस तो कपूर है नहीं और लिक्विड भी नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपको एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन आप लोग एलिमिनेट करते ही नहीं है, पहले क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि अब ये तो नहीं बनेगा मेरे से, छोड़ो इसको। और साइंस क्या है ना, आपको साइंस प्लस पॉइंट इसकी ये है कि साइंस आपको हमेशा हमेशा फुल नंबर देगा। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो साइंस आपको फुल नंबर दे के जाएगा, वो नंबर नहीं काटता। मैथ में तो चांसेस हैं कि गलत हो जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन साइंस आता है तो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेडी स्टेट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर इन स्टेडी स्टेट। पार्टिकल ऑफ, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर का, हैव सम मूवमेंट, हैव सम मूवमेंट, कुछ मूवमेंट उनका जरूर होगा, भले ही वो क्या हो, सॉलिड ही हो, लेकिन पार्टिकल्स के हमेशा ही स्टेडी स्टेट नहीं होती, पार्टिकल्स की कभी भी स्टेडी स्टेट नहीं होती, उनके पास कुछ मूवमेंट होता ही है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे मेरे को गलत होते नजर आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। लेकिन देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, छोटे तो भाई होते ही हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट ईच अदर, यस यस, अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। देयर आर सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कुछ इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, तो ऑप्शन ए डेफिनेटली आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है, कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है, तो चीनी विलय दिखा हुआ है, यानी सुगर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है मेथेन, मिल्क, एयर। तो देखिए भाई, शुगर सॉल्यूशन में क्या है, शुगर है प्लस वाटर है, शुगर है प्लस वाटर है। एयर में आप देखिए क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मेथेन है, ओजोन गैस है, O3 है, प्लस आपका वाटर वेपर है, यानी H2O के कुछ वेपर्स हैं। तो इतनी चीजें हैं। मिल्क में आप देखेंगे तो मिल्क में आपका क्या है, फैट लॉब्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर है, लैक्टोज नाम का प्रोटीन है, विटामिन हैं, तो तमाम चीजें हैं। मेथेन को आप देखेंगे तो मेथेन इज अ प्योर सबस्टांस, क्योंकि मेथेन एक गैस है और उसमें उसके अलावा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिश्रण जा सकता है प्रकृति में, द मिक्सचर कैन बी इन नेचर। मिक्सचर कैसा हो सकता है, तो मिक्सचर ऐसा भी हो सकता है कि मिक्सचर होमोजेनस हो, यानी एक ही तरह के सबस्टांस उसमें मिले हों, और इवन मिक्सचर जो होता है वो हेट्रोजिनस भी हो सकता है, तो बोथ होमोजेनस और हेट्रोजिनस मिक्सचर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं, लिखा हुआ है, एन एलोय इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एलोय किसका एग्जाम्पल है, एलोय किसका एग्जाम्पल है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का तो एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, इमल्जन का भी एग्जाम्पल नहीं है, ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर। हेट्रोजिनस मिक्सचर कौन सा है भाई, ब्रास है, ठीक है। तो ब्रास में देखिए, ब्रास क्या होता है, अगर आप ब्रास का एक पीस लेंगे तो आपको उसमें ब्रास ही दिखेगा ना, कि आपको अलग से टीन दिखने को उसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। अलग से देखने को मिलेगा क्या, ब्रास एक कलर का होगा, एक उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होगी, तो ब्रास हैज एन यूनिक आइडेंटिटी, और जिसकी भी यूनिक आइडेंटिटी हो जाए वो क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक। शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, अगर आप शुगर को वाटर में मिला दें तो आपको क्या, शुगर अलग दिखेगा क्या, ऐसा आप दिखा सकते हैं क्या कि ये शुगर है और ये वाटर है। शरबत बनाया होगा ना कभी, तो उसमें शुगर क्या होता है, शुगर उसमें डिजोल्व हो जाता है, तो आपको दिखेगा थोड़ी शुगर, है कि नहीं, बात है कि नहीं। साइंस को यही करना है ना, जनरल लाइफ से अपने जोड़ना है, देखना है कि भाई हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो शुगर में तो भाई नहीं दिख रहा है चीनी मुझे, अब जिसको दिखता है वो गलत बात है। एयर, एयर आप ले लेते हैं, तो एयर क्या आपको दिखता है क्या कि एयर में इसमें मेथेन गैस है, ऑक्सीजन है, और हम अपने हाथ से इसको निकाल के अलग अलग सबको कर देंगे, ऐसा है क्या, किसी के पास ऐसी ताकत है, कोविड में इतने लोग मरे, ठीक। लेकिन ऑक्सीजन निकालने की अगर किसी के पास ताकत होती तो इतने लोग मरते क्या, नहीं होता ना।
तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आंसर है डी। आप देखेंगे कि कभी कभी देखा होगा ना आपने, दूध गर्म कर रहे होंगे तो ऊपर फैट के जो लॉब्यूल्स होते हैं वो आपको सरफेस पर ऐसे दिखने लगेंगे फैट के लॉब्यूल्स आपको सरफेस पे दिखेंगे। यस, तो ये हेट्रोजेनस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान कीजिए। बेजोड़ की पहचान कीजिए। एयर दिया हुआ है आपको, ठीक है, एलॉय, मिल्क, वाटर, मतलब कौन सा इसमें से बेजोड़ है? एलॉय है, मिल्क है, वाटर है, विंड है। तो भाई देखिए, एयर में भी क्या है, तीन चार चीजें आपको मिलती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, सब मिल रहा है इसमें। एलॉय में आपको क्या है, मतलब आपको दो चीजें मिलती हैं तब मिलके एलॉय बनता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मिलती हैं फिर आप उनको अलग करते हैं और कोई प्योर मटेरियल निकालते हैं, प्योर मैटर निकालते हैं उसमें से। मिल्क आपका है, मिल्क में भी भाई फैट है, फैट सॉल्युबल्स हैं। उसके अलावा प्रोटीन है आपका, उसके अलावा आपके क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, वाटर। वाटर में से आप फैट निकाल सकते हैं क्या? कोई है ऐसा जो निकाल दे? नहीं होगा ना, तो नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साधारण पदार्थों की भौतिक स्थिति में शामिल नहीं है कौन सा पदार्थ, ठीक है। द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑर्डिनरी सबस्टांस डज नॉट इंक्लूड द सबस्टांसेस। तो पहले देखिए आप, क्या है, गैस है। तो गैस तो भाई एक स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड भी है, सॉइल भी है। सॉइल क्या होता है, सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड भी है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हवा एक है, हवा में क्या क्या है भाई? प्योर मिक्सचर, ब्लेंड्स ओनली, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट ओनली, एंड मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन क्या है, एलिमेंट है ना, सिर्फ प्योर है वो, मतलब एक ही चीज है उसमें, तो नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट। और वहीं H2O की बात कर ले तो वो क्या है, कंपाउंड है। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना है ना H2O। तो दो चीजें हैं इसमें। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, मिक्सचर ऑफ बोथ, मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, क्योंकि इसके पास क्या है, एलिमेंट्स भी हैं और कंपाउंड भी हैं, ठीक। यानी वाटर जैसी कंपाउंड्स हैं और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन है, यौगिक नहीं है कौन सा इसमें से कंपाउंड नहीं है? चौक इज अ कंपाउंड, यस यस, चौक कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड भी कंपाउंड है, हाइड्रोजन है प्लस सल्फाइड है। जो देखिए, जो क्या होता है कि एक से ज्यादा एलिमेंट से बना हो, एक एलिमेंट प्लस एक एलिमेंट से बना हो, वो कंपाउंड होता है, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन है यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी क्या है, कंपाउंड है। लीड, लीड मतलब Pb, जो कि क्या होता है, एक एलिमेंट है। लीड आप जब पेरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आप वहां पे लीड पढ़ सकते हैं। पेरियोडिक टेबल की क्लास जो है वो लाइव लाइव आपको मिलेगी बैच के अंदर। आप बैच परचेज करें, पेरियोडिक टेबल के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन, सारे बैक ईयर क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे और एक साथ सब मिलेंगे। उसके अलावा आपको PDF नोट्स भी उनका मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं जो पेरियोडिक टेबल से आ सकते हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो एक साथ आपको सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। अब यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है ना कि हर चीज आपको समझा दी जाए, बहुत टाइम लगेगा। विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण घुलते नहीं है लेकिन पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं, वो कहलाता है, वो कहलाता है द हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम इज कॉल्ड सस्पेंशन। ये याद करना होता है, ठीक है, ऐसा समझने वाली बात नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। जब दो द्रव्य आपस में घुलते नहीं हैं और विलयन नहीं बनाते हैं तो इसे कहा जाता है इमिक्सिबल। भाई दो चीजें अपने में नहीं घुल रही हैं और कोई भी चीज नहीं बन पा रहा है एक, तो उसे क्या कहा जाएगा, वो इमिक्सेबल है। अगर सॉल्वेंट है तो वो तो भाई अपने अंदर किसी चीज को, सॉल्यूट को डिजोल्व करवाता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीनी के घोल में है, चीनी क्या है भाई, सुगर इज एन सुगर सॉल्यूशन। सुगर सॉल्यूशन में सुगर क्या है, सॉल्वेंट सबस्टांस है क्या? नहीं भाई, सॉल्वेंट वो होता है, सुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है क्योंकि वाटर सुगर को अपने अंदर डिसॉल्व करा रहा है। उसके अलावा तब क्या है, डिसॉल्व सबस्टांस, यस, घोले जाने वाला सबस्टांस, उसी को सॉल्यूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीनी को शराब में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है? चीनी को शराब में
परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो भाई देखिए मैंने एक काम किया, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एस होता है इसमें, वो तो डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा। डिजिटलाइजेशन, फर्मेंटेशन में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैंने एक तरीका निकाल लिया अपना, आपको वो तरीका सीक्रेट अपना बता देती हूँ। तो देखिए क्या है, बिहार में क्या है, बिहार में क्या है, शराब बंद है, अल्कोहल बैन है, और बिहार में ही फार्मर सबसे ज्यादा है, फार्मर सबसे ज्यादा है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से फार्मर को कनेक्ट करके याद कर लेंगे। देखिए क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है ना कि आपको आती हुई चीजें आप भूलने लगते हैं। तो आपने अपने दिमाग में कोई उसका तरीका बना रखा है, या फिर आपको लगता है कि ये अच्छा है मेरे लिए, मैं इससे इजीली पढ़ सकता हूँ, तो उस तरीके से आपको चीजें याद रह जाती हैं, क्योंकि कनेक्ट करना आसान है पर याद करना, रिकॉल करना मुश्किल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल लोड नहीं लेना है आपको, एकदम आराम से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज यानी सॉलिड से लिक्विड बने, लिक्विड से गैस बने, गैस से सॉलिड बने, गैस से लिक्विड बने, ऐसा कुछ कुछ। ठीक, तो देखिए भाई, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी बर्फ अगर वाटर बन गया तो ये तो होगा। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ये भी होगा। फर्मेंटेशन ऑफ सबस्टांस, सबस्टांस का फर्मेंटेशन कैसे होता है? ये केमिकल चेंज है, तो ये फिजिकल चेंज कैसे होगा? ये तो केमिकल चेंज है ना, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के चलते हो रहा है, बैक्टीरिया केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं और केमिकल फिर सबस्टांस को फर्मेंट करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन नहीं है? देखिए हिंदी में वो अपने आप छोटे सिक्के लिखे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो लोग छोटे सिक्के अपने आप लिख दिए हैं। ठीक है, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। अब छोटे सिक्के को क्या सोच के केमिकल चेंज में चेंज किया गया है, ये तो भाई मिस्ट्री है। केमिकल चेंज को छोटा सिक्का कैसे कह सकते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन केमिकल चेंज, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? तो इस बार फिजिकल चेंज पूछा गया था, इस बार केमिकल चेंज पूछा गया है। तो देखिए, फ्यूल कंबशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर, ऑक्सीडेशन रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्लोविंग ऑफ प्लेटिनियम वायर। तो इसमें से कौन केमिकल चेंज नहीं है? तो फ्यूल कंबशन हो रहा है, फ्यूल कंबशन हुआ तो क्या हुआ? गैस निकली, गैस निकली, CO2 निकला, मोनोऑक्साइड निकला। तो भाई ये तो है, क्योंकि केमिकल चेंज हो रहा है ना, सॉलिड कंबश हुआ और उसके बाद गैसेस बनी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिटिक वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस भी हुआ तो ये केमिकल है। ऑक्सीडेशन और रस्टिंग ऑफ आयरन ऑफ कोर्स केमिकल है। उसके बाद ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर को क्या किया गया है? ग्लो कर दिया गया है, तो वो भाई फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, ये तो सॉलिड है। प्लेटिनम तार को गर्म करना, फिजिकल है। लौह चुंबकन यानी आयरन मैग्नेटाइजेशन, तो ये भी वही है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, साउरिंग ऑफ बटर ड्यू टू लैक्टोबैसिलस। लोहे में जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ना। लोहे में जंग लग रहा है, क्या हो रहा है भाई? देख लीजिए एक यहाँ पे Fe है, यानी आयरन है। FeO2 के साथ प्लस वाटर वेपर यानी H2O के साथ कंबाइंड हो गया। ठीक है, तो क्या बनाया? FeOH का होल ट्वाइस बनाया। ठीक है, यही होता है केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 4 Fe 6O2 एंड 3 2 6 यानी 3H2O, और यहाँ पे 4 FeOH का होल ट्वाइस। तो ये रिएक्शन होगा रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, एंड तो ऑफ कोर्स रिएक्शन हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन है और केमिकल चेंज हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? केमिकल चेंज का उदाहरण है। सब्लिमेशन सॉलिड का उदाहरण है। क्रिस्टलाइजेशन, सॉलिड के क्रिस्टल बन रहे हैं, यानी आयोडीन के क्रिस्टल बन जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन क्या हो रहा है? ये क्या है? केमिकल चेंज है ना। डिजिटलाइजेशन रम के चेंज के लिए यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन, यानी न्यूट्रल कर लिया गया। अगर एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊं तो HCl ले लीजिए, ये क्या है? एसिड है, प्लस आप ले लीजिए NaOH, ये क्या है? बेस है। तो आपका क्या बन जाएगा? NaCl।
NaCl और वाटर बन जाएगा। तो ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, तो एसिड बेस रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्या यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा इसमें से केमिकल चेंज नहीं है? अंडे का पकना तो है भाई, आइस क्यूब का पिघलना, तो आपका आइस क्यूब का पिघलना इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप इज अ केमिकल चेंज, रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट इज अ केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है? गैस सीधे किसमें परिवर्तित हो जा रहा है? ठोस में। गैस टू ठोस, गैस टू ठोस यानी सॉलिड, गैस टू सॉलिड। अगर एक एग्जांपल से समझे तो आयरन को, अरे सॉरी सॉरी आयोडीन को, आयोडीन को अगर आप आयोडीन के वेपर्स को आप सोल्यूबलाइज करते हैं तो वो आयोडीन के क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं। तो वेपर्स मतलब गैस, आयोडीन वेपर चेंज हो रहा है आयोडीन के क्रिस्टल्स में, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन और नॉट? केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं? तो केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो अवस्था में परिवर्तन होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जैसे हमने रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल लिया था, वहां पे क्या हो रहा था, वाटर बन जा रहा था ना, FeOH का होल ट्राइस बन रहा था। गैस उत्सर्जन, गैस भी निकलेगी भाई, रंग परिवर्तन भी होगा। तो ये सभी विकल्प सही है, ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है? वाटर चेंज टू आइस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन ह्यूमन, मेकिंग योगर्ट टू मिल्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज पूछा गया है। वाटर चेंज टू आइस, तो वाटर चेंज हो रहा है वाइस में, तो वो फिजिकल चेंज है, बाकी तो सब केमिकल है इसमें से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज? डाइजेशन इन फूड केमिकल से हो रहा है क्योंकि HCl है पेट में, आपके एंजाइम्स हैं, तो केमिकल रिएक्शन तो हो ही रहा है वहां पे। मेकिंग कर्ड मिल्क, लैक्टोबैसिलस डी कर रहा है। चेंज टू वाटर इनटू द वाटर वेपर, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल चेंज है? कन्वर्सन ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड, यस, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लॉ स्टेट दैट द मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन? कौन इसमें से कहता है कि मास को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? जैसे मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख के बता देती हूँ आपको। जैसे हम लोग वही ले लेते हैं, HCl ले लिया मैंने, NaOH ले लिया, ठीक है। आपका बन क्या रहा है, यहाँ पे NaCl बन रहा है और प्लस वो आपका वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने HCl लिया था 15 ग्राम और NaCl लिया था 10 ग्राम। तो टोटल मेरा अमाउंट बनना चाहिए कितना? NaCl आपका बनना चाहिए 20 ग्राम और वाटर मान लीजिए 5 ग्राम। तो इधर का जो, इधर 25 ग्राम्स हो रहे हैं, तो इधर भी 25 ग्राम्स ही होने चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि केमिकल रिएक्शन आप ऐसा करा दें कि मास गायब हो जाए। मास लॉस होता है बट नेग्लेजिबल होता है, यानी मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंजर्व रहता है, मास कभी भी। अगर अच्छा आप सोचिए, अगर मास कंजर्व नहीं रहता तो किसी केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस ही नहीं कर पाते। कर पाते क्या? नहीं कर पाते। तो ये पढ़ते हैं हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन स्थिरांक अनुपात का नियम प्रतिपादित किया? हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोड्यूस द लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो? कांस्टेंट रेशियो किसने दिया था? जेपी ने दिया था, जोसेफ प्राउड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रूल ऑफ कांस्टेंट रेशियो वाज गिवन बाय जोसेफ एल प्राउड, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल अ गिवन केमिकल सबस्टेंस ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट दैट आर कंबाइंड इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय द वेट? वही वो बात कर रहा है, यानी वेट सेम रहना चाहिए, मास की बात कर रहा है। मास कैन बी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और क्रिएट भी नहीं हो सकता, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल एग्जांपल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन अ मास रेशियो 3:8। दिस इज एन एग्रीमेंट विद द रूल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए, तो आपका यहाँ पे ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच।